हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 है यानी हिंदी। आज उसकी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की क्लास कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है इससे पहले आपकी जो है बहुविकल्पी की क्लास हो चुकी है। ठीक है, आपका जो राजन सीरीज का आपका सीरीज चल रहा है उसमें आपकी बहुविकल्पी का जो है सारा अच्छे से करा दिया गया है, विथ एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको भी आपको अच्छे से समझाया गया है। तो आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो 5 बजे की है। शाम में 5 बजे होती है आपकी 5 PM पे। और दूसरी बात यह है कि आपका मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपका हिंदी चलता है। ठीक है, क्या चलता है आपका? हिंदी चलता है। चलिए देखते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ 5 PM है और आपका जो ये आपका हिंदी चलता है। उसके बाद आपका आता है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस दिन आपका चलता है संस्कृत। ठीक है, तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे, फिर कल से हम कंटिन्यू संस्कृत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ध्वनि क्या है, यानी आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि होता क्या है। तो समझिएगा, आपका जो ध्वनि होता है ना, वो भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है। कैसे होती है? क्योंकि हम जब बोलते हैं सबसे पहले ये समझते हैं कि ध्वनि होता क्या है। तो आप सभी को पता है जो हम बोलते हैं, जो आपकी आवाज निकलती है वही आपकी ध्वनि है। तो जो भाषा होता है, जो लैंग्वेज होता है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है, वो आपका ध्वनि ही होता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं उसी को तब हम अपने शब्दों में लिखते हैं। ध्वनि आता है, फिर आपका वर्ण आता है, फिर शब्द आता है ना। तो वही पूछ रहा है आपका कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या है समझिएगा, भाषा की सबसे छोटी यानी सबसे छोटी है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ही ध्वनि है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहते हैं। यानी आपकी जो ध्वनि चिन्ह है, अब ध्वनि चिन्ह क्या है आपके? जैसे क, ख, ग, ये सब क्या है? चिन्ह ही तो है। अब क को जब हम बोल रहे हैं तो इसमें कुछ जो आवाज आ रही है ये ध्वनि है। तो वही कहा जा रहा है कि क, ख, ग यानी जो ध्वनि चिन्ह है इन्हीं का जो समूह होता है वही आपका भाषा कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? तो आपका जो भाषा निर्माण का ढांचा है वो किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो देखते हैं। भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। यानी आपका जो भाषा निर्माण यानी भाषा का जो निर्माण है वो किस पे निर्भर होता है। तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर भी जानते ही होंगे, ये चीजें नॉर्मल सी चीजें हैं। आप सभी को पता है भाषा निर्माण का जो संपूर्ण ढांचा होता है वो ध्वनि के संकेत पर निर्भर होता है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपका क्या नाम है, तो ये आप जो सुन रहे हैं ये ध्वनि ही तो है। अब यही जो ध्वनि है इसको जब आप लिखेंगे अपने शब्दों में तो ये भाषा हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि जो भाषा का निर्माण होता है, ठीक, उसका ढांचा किस पर निर्भर होता है, उसका स्ट्रक्चर किस पर निर्भर होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका जो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा है वो ध्वनि के संकेतों पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो आपका जो ध्वनि विज्ञान है इसका संबंध है आपके श्रवण कौशल से। अब ध्वनि है यानी आवाज है, तो सुनने से ही तो संबंधित होगा। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध आपके श्रवण कौशल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? तो आपकी हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। ठीक है, और 33 व्यंजन है। आपके 11 स्वर में, आपके स्वर में आपका हर्ष स्वर है, फिर आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, हर्ष स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 है। ठीक, ये आपको जो है पढ़ाया गया है बहुविकल्पी में।
ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है? 11 है और व्यंजन की 33। तो देखिए नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो यही है। तो पूछा है क्वेश्चन में स्वर किसे कहते हैं, तो समझिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है उसे स्वर कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम जब करते हैं तो उस वह मुंह में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होता है। जैसे आ ई ऊ यानी कि आपका जो मुंह है वहां पे न जीभ न दांत वगैरह कहीं से भी आपका रुकावट नहीं उत्पन्न होता है। ठीक, या तो हम ये कह सकते हैं जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक, स्वरों की व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या तो ये कह सकते हैं कि स्वर को किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब कैसे स्वतंत्र होते हैं ये हम समझेंगे। जैसे ये आपका अ है, ठीक, तो ये आपका अ जो है वो पूरा आपका अ है, ये किसी से मिल के नहीं बना हुआ, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। अब यही अगर हम क को देखें तो आपका जो क है वो इस तरीके से मिल के बना हुआ है। ठीक है, क प्लस अ, आधा क प्लस अ। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो आपका क है इसको लिखने के लिए या इसको बनने के लिए आपको स्वरों की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, इसलिए आपका कहा जाता है कि व्यंजनों को लिखने के लिए या व्यंजनों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन स्वर में क्या होता है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वरों को किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, अभी हमने देखा था। तो समझते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, ये कुल आपके 11 स्वर हैं। ठीक है, और समझिएगा आपका ये जो छोटा अ है, ठीक, छोटा ई है, आपका छोटा ऊ है, ठीक, ये सब आपके क्या है, ये आपका जो है, और ये आपका री, ये आपका हर्ष स्वर है। आपका जो स्वर है ना ये 3 में डिवाइड है। पहला तो आपका क्या हो गया, हर्ष स्वर हो गया। ठीक, हर्ष स्वर हो गया। दूसरा आपका दीर्घ स्वर हो गया। ठीक, क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। हर्ष स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी कितनी है, 7 है। तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। और आपका तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है, प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर। तो आपका जो हस्त स्वर होता है इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर होता है इसके उच्चारण में क्या होता है, हस्त स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए समझते हैं स्वर किसे कहते हैं। समझ में आया कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या टोटल 11 है। ठीक, स्वर 3 प्रकार के होते हैं आपके, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर आप आगे बढ़ेंगे ना तो जीवा के आधार पे अलग होते हैं आपके। ठीक है, मुख खुलने के आधार पे आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी आपका जो मेन यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था दीर्घ स्वर। तो चलिए देखते हैं। तो दीर्घ स्वर में इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लग लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आई बात समझ में, यानी ये आपका ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में क्या होता है कि थोड़ा अधिक समय लगता है, ठीक, उन्हीं को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आपके दीर्घ स्वरों की संख्या टोटल कितनी है, 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए ओ, एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल 7 स्वर हैं आपके दीर्घ स्वर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखते हैं स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। जब मुख द्वार के
जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। यानी स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं कि जब हम अपना मुख द्वार यानी जब अपना हम मुख खोलते हैं, तो जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं ना, तो जो हवा होता है वो हमारे मुख के स्थानों को स्पर्श करती है। यही आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। आपकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है? 25 है। ठीक। आपका जो क वर्ग है, श वर्ग है, त ट से टमाटर, ट वर्ग है आपका, त से तबला, द वर्ग और आपका प वर्ग। ठीक। ये आपके 5 टोटल वर्ग हैं, क ख ग घ अंग। एक लाइन में 5 होते हैं, तो 5 गुणे 25। ठीक। आगे अभी आपको वहां पे और डिटेल में बताया जाएगा। समझ में आया? स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जो आपके वर्ण हैं, यही आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये हम समझते हुए चलेंगे। संघर्षी व्यंजन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके बहुविकल्पी में वहां पे 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन। तो देखते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, यानी स्पर्शी तो है ही आपका जो ये च वर्ग है, इया छोड़ के जो आपका च छ ज झ है, ये तो स्पर्शी तो है ही, साथ ही संघर्षी भी है। अब क्यों है वो हम समझेंगे। जब हम अपना मुख यानी मुंह को जब हम खोलते हैं, बंद कर मतलब जैसे खोलते हैं, तो फिर क्या होता है कि हवा जब रगड़ खाती है, तो वो स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। लेकिन आपका स्पर्शी के साथ संघर्षी व्यंजन भी कौन है वो पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम मुख द्वार को बंद करके च छ ज झ कैसे बोलते हैं, हिंदी में आपको अगर पढ़ना है तो आपको खुद से प्रोनाउंसिएशन करके जब समझेंगे, खुद से आप अक्षरों को उच्चारित करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आप परिभाषा को पढ़िए, फिर खुद से उच्चारित करिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका जीभ कहाँ लग रहा है, आपका होंठ कहाँ टच हो रहा है, आपका दांत कहाँ लग रहा है। तब आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक। जैसे कि आपको च छ ज झ जब बोलना है, तो आपको पता होगा कि जब आप च छ ज झ बोलेंगे ना, तो आपका जो मुख है वो हल्का बंद होता है। तो जब आप मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि जो हवा होता है वो कुछ रगड़ती हुई चलती है, तो उसी को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और आपकी जो संघर्षी व्यंजन है उसकी संख्या 4 है। च छ ज झ बोलेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जो आपका जैसे रगड़ के चल रहा है, ठीक, संघर्ष करते हुए चल रहा है, तो वही आपका संघर्षी व्यंजन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, एक तो लिखित एवं मौखिक, यानी एक लिख के बताया जाता है, एक बोल के बताया जाता है। ठीक है, 2 रूप होते हैं आपके, लिखित और मौखिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो यानी आपके समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। तो अग्नि मीन्स आग होता है, पहला क्वेश्चन आपका अग्नि है, तो अग्नि मीन्स आग होता है। तो आग का जो है अनल भी बोलते हैं, पावक भी। ठीक, समानार्थक यानी समान अर्थ वाले। तो अग्नि जो है इसका समानार्थक शब्द क्या है आपका? अनल और पावक। ठीक, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अगला है आपका अमृत। तो अमृत का जो समानार्थक शब्द है वो है आपका पीयूष और शुद्ध। ठीक। अगला है आपका गणेश। तो गणेश जी को और क्या बोलते हैं? लंबोदर और गणपति। ठीक, ये आपके क्या है? दो दो समानार्थक शब्द पूछा था। फिर से देख लेते हैं, अग्नि का जो है अनल और पावक, और अमृत का क्या है? पीयूष और सुधा। ठीक, और गणेश जी का क्या है? लंबोदर और गणपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द एवं पदों से आप क्या समझते हैं? तो ये सब 2016 का क्वेश्चन है।
हाँ, एक चीज और समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉरी बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये पुरानी सीरीज है। तो पुरानी सीरीज कराने का रीजन ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके। अगर आप 2024 का सीरीज देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन 2018 से मिलेगा, लेकिन जो पुरानी सीरीज जो हम लोग अभी करा रहे हैं, यहाँ पे आपको 2015 का भी मिलेगा, 16 का भी मिलेगा और 17 का भी मिलेगा। ठीक, जैसे ही ये आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, ये वाली सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी, वैसे ही आपकी तुरंत नई सीरीज स्टार्ट करा दी जाएगी। मई के लास्ट तक आपकी पुरानी सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर आपके जून के फर्स्ट डे से ही आपको नई सीरीज सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे समझिएगा, वर्णों के सार्थक मेल, तो जैसे वर्णों के सार्थक मेल यानी क प्लस म प्लस ल, ये तो क्या है? ये वर्णों का मेल ही तो है। सार्थक यानी कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकले, तो ये क्या बना? आपका कमल बना, है ना? तो ये आपका क्या कहलाया? शब्द कहलाया। यानी आपके वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, उसी को हम शब्द कहते हैं। ठीक, अब पद क्या होता है वो समझिएगा। पद क्या होता है? जैसे मछली जल की रानी है, ठीक, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये आपकी एक तरह की कविता है। तो जो ये आपकी कविता है कि ये कुछ लाइन है या जो कुछ पंक्तियां हैं, इसी मेल को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अंतर समझ में आया? शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और कविता की जो कुछ लाइन होती हैं, पंक्तियां कहती हैं, पंक्तियां होती हैं, उनके मेल को पद कहते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सेम क्वेश्चन दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पूछ रहा है आपका अंश व अंश में अंतर, यानी अंश व अंश में अंतर दोनों सेम ही है, बस स और शीटी वाला श का अंतर है। तो देखिएगा, अंश का मतलब होता है कंधा। ठीक, ये आपका जो शोल्डर होता है उसका होता है कंधा, और अंश मिस होता है भाग। ठीक, इसको कहते हैं सम्मिश्रित भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में तो सेम लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अंश मिस क्या होता है? कंधा, और अंश मिस होता है भाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए, यानी विलोम शब्द पूछा है, तो अज्ञ का जो विलोम है वो है विज्ञ, और उन्मुख का जो विलोम है वो है विमुख। ठीक, अज्ञ का विलोम क्या है? विज्ञ, और उन्मुख का जो विलोम है वो है विमुख। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये आपका क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा हुआ है, और आपका ये वाला 2015 में पूछा था। तो चलिए देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, भृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग का पर्यायवाची क्या होता है? मधुकर और भौरा, यानी भृंग जो है इसका आपका पर्यायवाची क्या है? मधुकर और भौरा। ठीक, दूसरा है आपका विटप। विटप यानी वृक्ष होता है, तो विटप का जो पर्यायवाची है क्या है? तरु और पादप। समझ में आया? आपका पर्यायवाची पूछ रहा है कि भृंग और विटप का जो है पर्यायवाची लिखना है, तो भृंग का आपका पर्यायवाची क्या है? मधुकर और भौरा। ठीक, विटप का क्या है? तरु और पादप। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 2015 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया है, और 22 में भी आया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है? फिर वही क्वेश्चन है सेम। श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो समझिएगा, श्रुत लेख का पहले तो समझिए श्रुत लेख होता क्या है। श्रुत यानी सुनना, यानी सुन के लिखना। ठीक, तो देखते हैं। श्रुत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुत लेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। देखिए, पहले इसको हम समझने से पहले हम ये समझेंगे। आप सभी जब छोटे होंगे तो आपकी क्लास में इमला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इमला। इसी को श्रुत लेख कहते हैं। इमला में क्या था कि टीचर आपके बोलते थे और आप वो उसको सुन के अपने कॉपी में लिखते थे। तो सेम वही चीज श्रुत लेख है। डिक्टेशन को हिंदी में इमला बोलते हैं।
ठीक। तो आपका जो श्रुत लेख है वो अंग्रेजी भाषा में इसको डिक्टेशन कहते हैं। और आपके टीचर्स को कक्षा 5 से ही क्या करना चाहिए कि बच्चों को सुलेख या श्रुत लेख की शिक्षा देना शुरू कर दे। उससे क्या होता है कि बच्चे जब सुन के लिखेंगे तो उनके अंदर लिखने का कौशल का विकास होगा। जो गलतियां होंगी उसको क्या होगा कि सुधारा जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है, श्रुत लेख सुनकर लिखा जाता है। इसमें शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि टीचर बोलते हैं और बच्चे उसको सुन के लिखते हैं। और जो आपका श्रुत लेख है यानी श्रुत लेखन जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। आपका जो श्रुत लेख होता है इसको अंग्रेजी में डिक्टेशन कहते हैं। श्रुत लेख को बच्चों को जो है कक्षा 5 से ही इसकी शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए। श्रुत लेख का अर्थ ये होता है सुन के लिखना। ठीक। इसमें क्या होता है कि टीचर आके बोलते हैं और बच्चे सुनकर लिखते हैं। आपका श्रुत लेख का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे शब्दों और वाक्यों को अच्छे से सुने, ठीक, उसको फिर लिखें। इससे क्या होगा कि लेखन की तीव्रता आपका विकास होगा, है ना। त्रुटियां कम होंगी। जब बार बार बच्चों को वही प्रैक्टिस कराया जाएगा तो उससे क्या होगा कि बच्चों की त्रुटियां कम होंगी, उनके सुनने का विकास होगा। वो बच्चे क्या होते हैं क्लास में एकाग्र होकर चीजों को सुनेंगे फिर लिखेंगे। यही आपका श्रुतलेख का उद्देश्य भी और महत्व भी है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छह वर्ण किसके योग से बना हुआ है? मैंने आपको बताया था 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने बताया है, छह मतलब 6 क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैंने आपको 4 संयुक्त वर्ण बताया है। 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। अब वो 4 में से 3 कौन है वो कमेंट के थ्रू आप बताएंगे। ठीक। तो पूछ रहा है 6 वर्ण किसके योग से बना है, तो 6 किससे बना हुआ है? क प्लस स से। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2-3 बार रिपीट हुआ है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मतलब छोटी सी चीज है, एग्जाम में जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपका इस तरीके से अगर लिख के आएगा तभी आपका ऑब्जेक्टिव में सही है, या आपको जब लिखना है तो इसी तरीके से लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से लिख दिए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक। तो अगर 6 वर्ण किसके योग से बना है ये पूछ रहा है तो वर्ण का आधा का प्लस स के योग से आपका 6 वर्ण बना हुआ है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए अथवा व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वर्ण होते हैं ना, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो हमारे मुख में जो मार्ग है उसमें जो अंग है उसमें टकराने के कारण जो अवरोधकता आती है उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। अब जैसे बहुत सारे व्यंजन हैं आपके, समझिएगा। जैसे आपका क ख ग ख है तो ये कहाँ से आता है? कंठ से उच्चारित होता है। ठीक। आपका त थ द थ है तो ये आपका दंत से उच्चारित होता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो भी अक्षर आपके मुख से निकल रहे हैं वो अलग अलग अंग से टकरा के निकल रहे हैं ना, इन्हीं को व्यंजन कहते हैं। ठीक। और आगे जो व्यंजन होते हैं ये हमेशा स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। जैसे आपका क है तो इसका ये क जो है मिल के बना हुआ है। ये इसका ये इस तरीके से, इसको अगर हम तोड़े क को तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अ इसमें जो है सम्मिलित है। तो आपको अगर व्यंजन को उच्चारण करते हैं या व्यंजन को जब भी हम लिखते हैं तो आपका व्यंजन को स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, या फिर स्वर में क्या होता है यानी आपके जो भी व्यंजन होते हैं उनको उच्चारित करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक, ये होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन बनता है। हिंदी भाषा के टोटल आपके 4 कौशल होते हैं। ठीक, कौन से? सुनना, बोलना,
पढ़ना और लिखना। ठीक, तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, सुबो पाली। ठीक, सुबो पाली। सु से सुनना, वो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना, यानी आपके चार कौशल होते हैं हिंदी भाषा में, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी सुबो पाल। ठीक, सुबो पाल। है बात समझ में? ये आप सुबह वाली चार कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पूछ रहा है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो अनुनासिक किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन क्या है उसको समझिएगा। जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है, ठीक, यानी जब हम अपना मुख बंद करके जब खोलते हैं और साथ ही नासिका विवद भी खुला रहता है, यानी नाक भी आपका जो उसका है वो भी खुला रहता है, तो जो वर्ण का उच्चारण किया जाता है वो आपका अनुनासिक वर्ण कहलाता है। ठीक है, आपके जो पांच वर्ग है उसके जो पांचवा अक्षर है वही आपके अनुनासिक वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये आपका अंग है। ठीक, च, छ, ज, झ, इय। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। तो ये एक दो तीन चार, ये पांचवा ही तो है, ये पांचवा ही है ना। तो ये जो आपके अंतिम पांच हैं यही आपके अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। अंग, इय, अड़, न और म, ये आपके क्या है, अनुनासिक वर्ण है, एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पार्श्विक किसे कहते हैं। तो पार्श्विक किसे कहते हैं, ये आपका एग्जाम में पार्श्विक भी पूछा है, लुंठित भी पूछा हुआ है। तो देखिएगा, पार्श्विक में क्या होता है, इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाते हैं। ठीक, यानी आपका जो मुख द्वार है वो बीच में बंद हो जाता है और जो आपका हवा होता है वो दोनों ओर से निकल जाता है। जैसे आपका ये क्या है, ये मुख है समझ लीजिए। ठीक, ये बीच में बंद हो जाता है और हवा यहाँ यहाँ से निकलता है किनारे से। और आपका पार्श्विक जो है वो ल होता है। ल को जब बोलेंगे तो बोल के देखिए कैसे बोलते हैं, ल, ल। तो जीभ के बीच में बंद हो जाता है और बगल बगल से वायु निकलती है, हवा निकलता है। ठीक, इसी को हम पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक में क्या होता है, मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा जो होता है वो दोनों किनारों से निकल जाता है, यही आपका पार्श्विक कहते हैं। तो पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ल जो होता है वो पार्श्विक वर्ण होता है। ठीक, एक ही है बस। अगला क्वेश्चन है, लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं। तो लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं इसको हम देखेंगे। इसमें मुख द्वारा जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और दो तीन बार खुलता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो जीभ होती है वो जीभ की जो नोक होती है वो बंद हो जाता है और ये क्या होता है, ऐसे रोल हो जाता है। ठीक, उसी को हम लुंठित बोलते हैं। र जब बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं, र आप बोलेंगे तो आपका जो जीभ का नोक होता है उसके आप उसकी हेल्प से बोलते हैं। ठीक, र जब बोलते हैं तो आपकी जीभ जो होती है, जीभ की जो नोक होती है वो मुख के पास जाके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यही आपका क्या होता है, लुंठित वर्ण कहते हैं। र जो है आपका लुंठित है और जो ल है वो आपका पार्श्विक है। चीज याद कर लीजिए, सीटेट में ये क्वेश्चंस मिलते हैं आपके एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर में तो मिलेगा ही, साथ में हर एक सेमेस्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो देखिएगा, इनको बोलने से मुख द्वार बहुत संकरा हो जाते हैं और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, इन्हें ही अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक, दो अर्ध स्वर है य और व, इन्हें अर्ध स्वर एक रीजन से और कहते हैं। आपके य व तो व्यंजन है लेकिन इनको अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये स्वर की जगह पे भी यूज हो जाते हैं। ठीक, जैसे व का आप देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप हम कभी कभी कौवा इस तरह से भी लिखा जाता है और कौवा इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक, आपकी महिलाएं, ठीक है, महिलाएं इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये वाला। ठीक, और कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक,
लाए, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो यह इस तरीके से भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके अर्ध यह और वह अर्ध स्वर है, क्योंकि कभी कभी ये स्वर की तरह भी यूज हो जाते हैं। हम कौवा इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, महिलाएं हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो अक्षर समूह का जो अक्षरों का समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? तो देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। ठीक। हमारा जो मूल साहित्य है, हमारी जो देवनागरी लिपि है, सॉरी, हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है। ठीक। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है, यानी जो हमारी साहित्य है वो देवनागरी लिपि में ही संरक्षित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? तो जो हमारे भाव और विचार है, इसका आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो भाषा है। लैंग्वेज के थ्रू हम अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? जब हमारे मन के जो भाव है, विचार है, उनको जब हम बोलकर प्रकट करते हैं तो वो आपकी मौखिक भाषा कहलाती है। यानी जब हम अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसका माध्यम क्या होता है, मौखिक भाषा होती है। ठीक। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है। ठीक। ये सब बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा किसे कहते हैं? तो लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातों को भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक। उन्हीं को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी एक शब्द होता है और उसके अर्थ क्या होते हैं, जैसे एक शब्द है और इसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक। जैसे कल शब्द का अर्थ पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। यानी आपका जो कल शब्द है, ठीक है, इसका क्या होता है, कल को हम पिछला दिन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी आने वाला कल या फिर जो बीत गया वो कल। कल का मतलब कल 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 का अर्थ एक शोर भी होता है। ठीक। कल को मशीन भी बोलते हैं, कल यानी सुंदर भी होता है। यानी आपको जो कल शब्द है इसका अर्थ अनेक होता है, बहुत सारे अर्थ इसके होते हैं। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, समझ में आया? मतलब कि भाषा के अंतर्गत ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपका कनक होता है। ठीक। कनक का अर्थ आपका सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। ठीक। तो यही आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है 2017 में, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची और समानार्थी एक ही होता है। और क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं। एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक। यानी आपके एक शब्द होते हैं और उनके जो होते हैं क्या, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है, उसको हम बहुत सारे अन्य नामों से भी जानते हैं, लेकिन उन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है। उसी को हम पर्यायवाची और समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक। जैसे जल को क्या बोलते हैं, जल को हम नीर बोल सकते हैं। ठीक है, वादी बोलते हैं और आपका पानी बोलते हैं। तो ये जल का क्या है, आपका पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। यानी शब्द एक है और अनेक शब्द भी हैं, जैसे कि सॉरी जल जो है, जैसे ये शब्द है, तो आपका इसका पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द क्या है, नीर है, वारी है, पानी है। तो इन सब का अर्थ जल ही है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? यानी कृष्ण भगवान को और किस अन्य नाम से हम जानते हैं? तो जनार्दन जो है वो आपका पर्यायवाची कृष्ण जी का होता है। ठीक। श्याम भी होता है ना, बंसी भी क्या बोलते हैं, बंसीधर क्या कुछ बोलते हैं, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा बुरा, है ना? तो यानी विपरीत अर्थ थे, ठीक। लंबा छोटा, मोटा पतला, यानी ऐसे शब्द जिसका अर्थ क्या हो, उल्टा दे, विपरीत दे, यही आपके विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यश का जो आपका पर्यायवाची शब्द है वो है कीर्ति, और भास्कर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सूरज, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तुकांत शब्द क्या है? तो समझिएगा, तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि में समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी प्रकार की एकरूपता होती है, उसी को तुकांत शब्द कहते हैं। इंग्लिश में जिसे हम राइम वर्ड बोलते थे, वही आपका हिंदी में तुकांत शब्द है, ठीक। जैसे रुष्ट पुष्ट दुष्ट, है ना, ये आपका किसी न किसी तरीके से मिल रहा है कि नहीं? जो यानी जो अंत में, तुकांत भी अंत में एक जैसा हो, जैसे रुष्ट पुष्ट दुष्ट, है ना। झोंक फूंक टोक, ये क्या है आपका तुकांत शब्द है। अंडा पंडा संडा डंडा कंडा मंडा, है ना, सेम आपका शब्द है, बस आपका जो पहला शब्द है वही परिवर्तित है। तो ये सब क्या है, आपके तुकांत शब्द है। आई बात समझ में? चलिए तो देखिएगा, आज हम लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चन किए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। अगर आप अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है, तो आप सीरीज अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार आप क्लास ले लीजिए, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर आप अपने सीरीज से रिवीजन एक दो बार कर लेंगे, तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक किया करिए, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होंगे हम। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।